उत्तर प्रदेश के गोंडा के पास डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 2 अफराद की मौत, दर्जन भर से जायद मुसाफिर जख्मी। गोंडा में झिल्लाई और मोतीगंज रेलवे स्टेशन के दरमियान हुआ हादसा, राहत और बचाव का काम जारी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाक़े का लिया नोटिस, अफसरों को फौरी जाए हादसे पर पहुंचने की दी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में हुई समाअत, सीबीआई ने दूसरी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में की दाखिल। सीजेआई ने कहा कि दोबारा नीट इम्तिहान के लिए हमारे सामने ठोस वजह लाजमी। सॉलिसिटर जनरल ने पेपर लीक से किया इनकार। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आशाओं की उड़ान खंड 1 और कहानी राष्ट्रपति भवन की किताब की रुनुमाई की। राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद तकरीब में शामिल हुए मरकजी वजीर एल मुरुगन। बच्चों के लिए लिखी गई किताब में राष्ट्रपति भवन व सेक्रेटेरिएट के साथ सदर जमहूरिया के किरदार की आसान ज़बान में दी गई मालूमात। नए फौजदारी कानून का जायजा लेगी मगरबी बंगाल हुकूमत। ममता हुकूमत ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज समेत 7 रुकनी पैनल दिया तश्कील। गवर्नर ने उठाए सवाल, कहा कि मगरबी बंगाल बनाना रिपब्लिक नहीं हो सकता। कहीं उमस भरी गर्मी तो कहीं बारिश ने बढ़ाई मुश्किल। शुमाली भारत के मुतअद्दिद इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में शदीद से शदीद तर बारिश का अलर्ट जारी। आसाम में सैलाब से राहत, लेकिन आफत बरकरार। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश के एक ट्रेन हादसा पेश आया है। यूपी के गोंडा के करीब डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है, जिसके नतीजे में 2 अफराद की मौत हुई है और 1 दर्जन से जायद अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। ट्रेन नंबर 15904 डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतर गईं। यह हादसा गोंडा में झिल्लाई और मोतीगंज रेलवे स्टेशनों के दरमियान पेश आया है। फिलहाल बचाव और राहत का काम जारी है। रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का नोटिस लिया। वजीर आला ने आला हुकाम को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर जाए वकूफ पर पहुंचकर इमदादी कामों को तेज करें। वहीं भारतीय रेलवे की जानिब से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। ये नंबर 8957409292 और एक दूसरा नंबर आपको बता दें कि 8957400965 है। नौ 957555966 है। 6001882410 और 8789543798 और तिनसुकिया के लिए जो नंबर दिए गए हैं वो आपको बता दें कि 995755555959 है। डिब्रूगढ़ के लिए जो नंबर दिए गए हैं वो 9957555960 है। और आगे बढ़ते हैं, साथ ही रेलवे की जानिब से कमर्शियल कंट्रोल नंबर भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि 995755555984 कायम किया गया है। वहीं आपको बता दें कि मुरियानी के लिए जो नंबर शाये किए गए हैं वो 6001882410 है। और आगे बढ़ते हैं, जहां शुमाल मशरक़ी रेलवे के CPRO पंकज सिंह ने बताया है कि रेलवे की मेडिकल वैन वहां पहुंच गई है और राहत और बचाव का काम शुरू हो गया है। मोतीगंज से झिलाई के बीच में चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन का डेरेलमेंट हुआ है। वहाँ पर मेडिकल वैन जो रेलवे की होती है ARME वो साइट पर पहुँच गई है और राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है। एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। लखनऊ में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो आपको बता देते हैं 8957409292। गोंडा में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो है 895740
965। तो इस हेल्पलाइन नंबर को इस्टेब्लिश कर दिया गया है। राहत बचाव का कार्य जारी है। जो हमारे रेलवे के ऑफिसर्स हैं वो साइट पे पहुंच गए हैं। महाप्रबंधक सुश्री सौम्या माथुर जी भी साइट के लिए निकल गई हैं। जो प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर होते हैं वो भी साइट के लिए निकल गए हैं। राहत बचाव का कार्य जारी है। और सुप्रीम कोर्ट में आज नीट मामले की समाअत मुकम्मल हो गई है। केस की अगली समाअत पीर को होगी और आज की समाअत के दौरान सीबीआई ने अदालत में दूसरी स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास दोबारा नीट इम्तिहान कराने की कोई ठोस वजह होनी चाहिए। उन्होंने ये भी पूछा है कि 23 लाख तलबा में से कितने उम्मीदवारों ने अपने मराकिज बदले हैं। समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है। एक खास मरकज में एक बाहर का शख्स मरकज में दाखिल हुआ और पेपर की तस्वीर लेकर बाहर आया और ये वाकया सुबह 8:02 से लेकर 9:30 बजे के दरमियान पेश आया और इस दौरान 7 लोगों ने पर्चा हल किया और हर हल करने वाले ने 25 सवालात के जवाबात तैयार किए। सीबीआई ने अब तक 18 तलबा की निशानदही की है जिन्होंने बिहार में बेकायदगियों का फायदा उठाया और इनमें से सिर्फ एक को मेरिट की बुनियाद पर दाखिला मिलने का इम्कान है। चीफ जस्टिस बेज़ाब्तगियों और इम्तिहान में कितना वक्त गुजर गया है। वक्त जितना कम होगा उतनी ही बड़े पैमाने पर खलल का इम्कान कम होगा। चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा है कि क्या पटना और गोधरा जैसा वाकया किसी और मरकज में होने का कोई इम्कान है, जिसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने ऐसे किसी भी अंदेशे से इनकार किया है। और आगे बढ़ते हैं, जहां समाज से पहले सीबीआई ने पटना में बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने पटना एम्स के 4 डॉक्टरों को हिरासत में लिया है। चारों पर पेपर हल करने का इल्जाम है। तमाम डॉक्टर 2021 बैच के तलबा बताए जाते हैं। जराये के मुताबिक चारों के कमरों को भी सीबीआई ने सील कर दिया है और चारों के लैपटॉप और मोबाइल को भी सीबीआई ने जब्त कर लिया है। काबिल-ए-ज़िक्र है कि नीट पेपर लीक केस सीबीआई को सौंपने के 25 दिनों में रियासतों से अब तक 42 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। जराये के मुताबिक इस पूरे मामले में अब तक सिर्फ एक गुमशुदा फर्द की तलाश जारी है, जिसने कागज ले जाने वाले ट्रक की मालूमात जालसाजों तक पहुंचाने का काम किया था। और एम्स पटना के सीईओ जेके पॉल ने कहा है कि उनके पास अभी तक डॉक्टरों के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं है जिनको सीबीआई ने हिरासत में लिया है। गिरफ्तारी नहीं हुआ है, लेकिन मेरा जो इन्फॉर्मेशन है और जो घटना घटा है इसमें एक्चुअली स्टूडेंट्स हैं। 4 स्टूडेंट को सीबीआई टीम आके लेके गए हैं। हमें पता नहीं ये गिरफ्त किए हैं कि इसे लेके गए हैं इंटरोगेशन के लिए। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है टोटल 4 स्टूडेंट का सीबीआई हिफाजत में है। और बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के कौमी तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने ऑपोजिशन पर हमला किया। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि सियासतदानों की सिक्योरिटी पर सवाल उठाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हत्या का अटेम्प्ट हुआ जिसमें वो बाल बाल बचे। राजनीतिक दल अपने तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थ में, शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हिंसा और हत्या के शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं। एक दुखद परंतु चिंताजनक बात यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, और मैं साफ शब्दों में कहूंगा हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा निरंतर प्रयोग की जा रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा है कि सियासत और मुकाबला अपनी जगह, लेकिन वजीर आजम के लिए गैर शाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। भारत की राजनीति में राजनीति अपनी जगह है, नेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जो राहुल गांधी ने शब्द बोला था, संसद में मैं याद दिलाना चाहता हूं, हिंसा हिंसा हिंसा, हत्या 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 जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। दुनिया में इसके उदाहरण दिख रहे हैं, भारत में इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं।
और स्पेशल ओलंपिक इंडिया की खजांची उपासना अरोड़ा का ख्याल है कि हालिया दिनों में खास तौर पर दिव्यांग बच्चों की एक बड़ी तादाद स्पेशल ओलंपिक में शामिल है। स्पेशल ओलंपिक इंडिया ऐसे बच्चों को खेलों के जरिए घर से बाहर निकलने का मौका फराहम करने की कोशिश कर रहा है कि जो मुआशरे में नजरअंदाज किए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे नारायण सिंह ने उपासना अरोड़ा से बातचीत की। स्पेशल ओलंपिक भारत एक ऐसी संस्था है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे हैं उनके लिए काम कर रही है। और जिस तरह से स्पेशल ओलंपिक भारत काम कर रहा है तो हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं हर क्षेत्र में स्पेशली जो खेलों का क्षेत्र है उसमें बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, देश के लिए मेडल जीत रहे हैं। और इस वक्त हमारे सामने स्पेशल ओलंपिक भारत की ट्रेजरर उपासना अरोड़ा जी। स्पेशल खेलों की बात करें तो जिस तरह से कुछ हाल फिलहाल में प्रदर्शन हुआ है, बर्लिन में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन हुआ, किसी भी टूर्नामेंट में हमारे बच्चे जाते हैं तो मेडल जीत रहे हैं। तो किस तरह के प्रयास स्पेशल ओलंपिक भारत की तरह से रहते हैं इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए? ये वो बच्चे हैं जिनको समाज बड़ा उपेक्षित रखता है और माँ बाप बेचारे परेशान रहते हैं कि इन बच्चों को कैसे संभालें, आगे क्या करें। तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम था। हमने खेलों के माध्यम से इन बच्चों को ट्रेंड किया और आपने देखा बर्लिन में डीडी ने कवर किया था, डीडी न्यूज़ ने, तो आपने देखा कि बच्चे 200 मेडल लेकर आए। जिसके घर में ईश्वर ना करे ऐसे बच्चे हों, लेकिन अगर हैं तो आप इस बात पर दुखी मत होइए। आप कोशिश करिए कि उन बच्चों को बाहर निकालें, खुले आसमान के नीचे लाएं। गेम्स एक ऐसा सबसे सरल और सहज माध्यम है जिसमें बच्चा मनोरंजन भी पाता है, स्वास्थ्य भी पाता है और नाम भी पाता है और साथ ही अब तो धन भी पाता है। यशोदा हॉस्पिटल हेल्थ पार्टनर है एसओबी का, तो हम हमेशा इन बच्चों का भी ध्यान रखते हैं। कोई जैसे स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हो रहा है तो हमारी टीम डॉक्टर्स की रहती है ताकि ईश्वर न करे कभी किसी को चोट लगे, कोई प्रॉब्लम हो, तो हम हमेशा साथ हैं। जो आपने मैम बच्चों और माँ बाप की बात बताई, किसी की जो भी माँ बाप होते हैं उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहता है, तो आप एक चेंज नज़र देखती हैं मैम जिस तरह से स्पेशल ओलंपिक भारत काम कर रहा है? काफ़ी पढ़े लिखे लोग जो कि ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी नहीं पता था, और चूँकि जब वो मेरे संपर्क में आए और मैंने उन्हें बताया तब किसी ने मुझे ये राज खोला कि भाई मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है, क्या आप अपने साथ उसको जोड़ सकती हैं। और हमने जब उससे जोड़ा तो आज वो बच्चा मेडल लेके आ रहा है। तो जब से स्पेशल ओलंपिक भारत ने ये पहल शुरू करी है लोग बहुत खुश हैं और हर तबका खुश है। एक मध्यम वर्गीय परिवार, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार और एक उच्च कहते धन से भरे हुए लोग, उनको भी रास्ता नहीं था। तो अब ये रास्ता है और हम दिशा दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि समाज में किस तरह से जागरूकता फैल रही है स्पेशल ओलंपिक भारत के इन प्रयास से। जो पहले एक माँ बाप के लिए बड़ी परेशानी होती थी कि उनका बच्चा स्पेशल है या नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं होते थे, लेकिन खेलों के माध्यम से उन बच्चों को जो एक उनमें जो एक बेहतरी देखी गई है वो काबिल तारीफ़ है। और हम आशा करते हैं कि इसी तरह से ये जो मिशन है स्पेशल ओलंपिक भारत का आगे बढ़ता रहेगा और समाज के लिए कार्य करता रहेगा। और प्राइवेट कंपनियों में रिजर्वेशन के मामले में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और सनत की सख्त मुखालिफत की वजह से कर्नाटक की सिद्धारमैया हुकूमत निशाने पर है। एहतजाज की वजह से हुकूमत ने फिलहाल प्राइवेट कंपनियों में मकामी लोगों के लिए 100% रिजर्वेशन से मुतालिक अपने काबीना के फैसले को मुलतवी कर दिया है। काबिल जिक्र है कि कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इससे कबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट की थी जिसमें इंतजामी ओहदों के लिए 50% और गैर इंतजामी ओहदों के लिए 75% रिजर्वेशन तय करने वाले बिल को मंजूरी दी गई है। और इस पोस्ट के बाद कर्नाटक हुकूमत के फैसले की हर तरफ से मुखालिफत शुरू हो गई थी, जिसके बाद हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगा दी है। और कर्नाटक के बीजेपी एमएलए CT रवि ने रियासती हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि हुकूमत सिर्फ ड्रामा कर रही है, मकामी लोगों को रिजर्वेशन देने का सिर्फ ड्रामा है और हकीकत में हर गांव में कन्नड़ स्कूल बंद हो रहे हैं। केवल नाटकबाजी है, इश्यू डाइवर्ट करने के लिए। ये आज माहौल कांग्रेस के खिलाफ है, आज माहौल CM सिद्धरामैया जी का खिलाफ है, आज माहौल एकदम इस सरकार के खिलाफ है। उसको इश्यू डाइवर्ट करने के लिए हर तरीका ढूंढ रहा है। कन्नड़ा स्कूल हर गांव में बंद हो रहा है, उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। इस सरकार क्या करता है? कन्नड़ियों को केवल नाटकबाजी, नौटंकी कर रहा है। और आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा ने रियासत में मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि 1951 में आसाम में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 14% थी, जो अब बढ़कर तकरीबन 40% हो गई है। उन्होंने कहा कि आबादियाती तब्दीली हमारे लिए सियासी मसला नहीं है, यह हमारे वजूद का मसला है।
सीता सोरेन का साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है आप लोग खुद जानते हैं। उनका हस्बैंड का हत्या हुआ, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, तो वो महिला का साथ खड़ा होना हमारा पार्टी का जिम्मेदारी है। गीता कोड़ा जी का खिलाफ और बहुत बड़ा जनजातीय नेत्री है, अपना दम पे 2-3 बार लोकसभा सीट जीते हैं। हस्बैंड का ऊपर जो भी कंप्लेन है, मैं सभा में बोला हेमंत सोरेन जी का ऊपर जो भी कंप्लेन है, लेकिन मैं कल्पना जी का ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा। मधु कुला जी का ऊपर केस चल रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि गीता कोड़ा भी आसामी है। ये गलत फहमी है। आज ईडी ने हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया है, मैं कल्पना सोरेन को इसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं मानता। संपाई सोरेन जी को हटा के जेएमएम कम से कम 10 सीट का माइनस में आ चुका है। और मगरबी बंगाल हुकूमत यकुम जुलाई को मुल्क में नाफिज नए फौजदारी कवानीन का जायजा लेगी और इसके लिए कोलकाता हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की सदारत में 7 रुकनी पैनल तश्कील दिया गया है। पैनल को 3 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। यकुम जुलाई को मरकजी हुकूमत ने मुल्क में 3 नए फौजदारी कवानीन नाफिज किए हैं। ये 3 नए फौजदारी इंडियन जस्टिस कोड, इंडियन सिविल डिफेंस कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट हैं। इन कवानीन के बाकायदा 9 आबादियाती दौर के इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह ले ली है। नए कवानीन का मकसद मुल्क के शहरियों को फौरी इंसाफ फराहम करना और अदालती इंतजामी निज़ाम को मजबूत बनाना है। मगरबी बंगाल में इन कवानीन को नाफिज करने के लिए 7 रुकनी पैनल तश्कील दिया गया है। गवर्नर के दफ्तर से जारी एक बयान में कहा गया है कि गवर्नर ने वजीर आला ममता बनर्जी से कमेटी के मकासद पर रिपोर्ट तलब की है। बयान के मुताबिक गवर्नर CV आनंद बोस ने वजीर आला को यह भी याद दिलाया है कि मगरबी बंगाल बनाना रिपब्लिक नहीं हो सकता है। जम्मू कश्मीर के डोडा में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम में 2 फौजी जवान जख्मी हो गए हैं। डोडा के सरकारी अस्पताल में इब्तदाई इलाज के बाद फौजियों को हवाई जहाज से आर्मी अस्पताल पहुंचाया गया। इस एनकाउंटर के बारे में मालूमात देते हुए DKR रेंज के DIG श्रीधर पाटिल ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। उन्होंने जल्द ही कामयाबी मिलने का इम्कान जाहिर किया है। इसका मिला के एक कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। आप सब लोगों ने देखा होगा कल भी जो हाइडिंग टेररिस्ट है उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ था और आज भी उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ है। सर्च ऑपरेशन प्रोग्रेस में होने की वजह से अभी मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूँ। ऑपरेशन हमारा प्रोग्रेस में है और जल्दी कामयाबी मिलेगी। और राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद एक तकरीब में राष्ट्रपति भवन पर शाया पब्लिकेशन डिवीजन की किताब कहानी राष्ट्रपति भवन की रुनुमाई हुई। इस किताब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की जुलाई 2022 से जुलाई 2023 के दरमियान की गई तकरीर और राष्ट्रपति भवन से मुतालिक कहानियां लिखी गई हैं। शोबा इशाअत ने ये किताब खास तौर पर बच्चों को जहन में रखकर लिखी है। इस किताब में बच्चों को राष्ट्रपति भवन, सदर जमहूरिया के सेक्रेटरीट और सदर के किरदार और काम के बारे में आसान जबान में मालूमात देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा 4 किताबों के ई-बुक विजन को भी लॉन्च किया गया। एक तरफ दिल्ली NCR के लोगों को शदीद गर्मी का सामना है तो दूसरी तरफ पहाड़ी रियासतों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश ने तबाही मचा रखी है। दिल्ली में आज बूंदाबांदी भी वक्फे से जारी है। ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37 डिग्री और कम से कम दर्जे हरारत 29 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक दिल्ली NCR समेत बिहार और शुमाली भारत के कई इलाकों में बारिश का इम्कान है। कोंकण और गोवा, बस्ती महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश का इम्कान है। और आसाम में सैलाब की सूरत हाल में मुसलसल बेहतरी आ रही है। ताहम अब तक हजारों देहात सैलाब की वजह से ज़ेरे-आब आ चुके हैं। सैकड़ों देहात सैलाब की जद में हैं और कई लोग लुक़मा अजल भी बन चुके हैं। सैलाब की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आला हुक्काम ने कहा है कि गुवाहाटी में वाक़ इलाकाई मौसमियाती मरकज़ ने अगले 2 दिनों तक इलाके में बारिश न होने की पेशनगोई की है, जिसकी वजह से हालात में तेजी से बेहतरी की उम्मीद है। तो वहीं ब्रह्मपुत्र नदी, निमाती घाट, तेजपुर और डिब्रू में भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नानगल मरा घाट में
देसांगा व करीमगंज में कुशियारा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और इसके साथ साथ सैलाब की वजह से मुख्तलिफ अजला में पुश्तों, सड़कों, पुलों, मकानात और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। हवाई मुसाफिरों की आमदोरफ्त में 8 गुना इजाफे की बुनियाद पर भारत 2047 तक अपने हवाई अड्डों की मौजूदा तादाद को 300 तक करने का इरादा रखता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से तैयार करदा ड्राफ्ट प्लान पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान अपने हवाबाजी के शोबे में एक बड़ी तब्दीली की ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। 2047 तक मुल्क का हदफ अपने हवाई अड्डों की मौजूदा तादाद को 2 गुना से ज्यादा करके 300 तक पहुंचाना है। ये तब्दीली मुसाफिरों की आमदोरफ्त में 8 गुना इजाफे को मद्देनजर रखते हुए की जा रही है। फिलहाल हिंदुस्तान में 138 हवाई अड्डों से परवाजें चलाई जा रही हैं। मुसाफिरों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक जामे तौसी मंसूबा तैयार किया है। इसमें मौजूदा हवाई पट्टियों को मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हवाई अड्डों में अपग्रेड करना और जमीन पर नए हवाई अड्डों की तामीर करना शामिल है। That is the commitment of our Prime Minister Narendra Modi ji, and he has said before also हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक, and he has been committed since day one that aviation should go to reach to 140 crore people of this country. Everyone should be able to travel, and with that commitment he has launched the Udan scheme, and through that we have built new airports. In 2014 there were only 70 airports in the country. Now we have expanded to 157 airports, and like you said, in the next 20-25 years we want to double this number of airports, and there is good scope also. एयरबस A320 और बोइंग 737 जैसे तैयारों को लैंड कराने के लिए तकरीबन 70 हवाई पट्टियां तैयार की जाएंगी। इसके अलावा छोटे तैयारों के इस्तेमाल के लिए 40 हवाई पट्टियों को अपग्रेड किया जा सकता है। ऐसी सूरत में जहां हवाई पट्टी तैयार नहीं की जा सकती है या जहां कोई 50 किलोमीटर के दायरे में शहरी हवाई अड्डा मौजूद नहीं है, नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों पर गौर किया जाएगा। कौमी हवाई अड्डे के तरक्याती मंसूबे के मसौदे के मुताबिक सालाना मुसाफिरों की तादाद में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है, जो 2047 तक 3 अरब से 3.5 अरब के दरमियान पहुंच जाएगी, जो मौजूदा 37.6 करोड़ से ज्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक कुल हवाई ट्रैफिक में बैनुल-अक़वामी परवाजों का हिस्सा तकरीबन 10 से 12% होगा। अंदाजा है कि 2047 तक फीकस आमदनी 18 से 20 हजार डॉलर होने की बदौलत भारत में सालाना फीकस एक बार सफर की सूरत हाल होगी और उस वक्त तक मुमकिन तौर पर 3 अरब से ज्यादा मुसाफिरों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। भारत के हवाबाजी के शोबे में एक नई सुबह होगी। यह विस्तार न केवल कनेक्टिविटी बढ़ाने का वादा करता है, बल्कि आर्थिक विकास को और उसके साथ साथ लाखों यात्रियों के लिए भी अधिक सुविधा प्रदान करने का भी वादा करता है। भारत वास्तव में एविएशन सेक्टर की दुनिया में नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार है। क्या पर्सन नवीन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और मरकजी सेहत सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कई सहूलियात का इफ्तिताह किया। इसमें तालिबे इल्मों के लिए लाइब्रेरी और मरीजों के लिए वेटिंग एरिया है, जिसमें 500 से ज़ायद अफराद बैठ सकते हैं। सेक्रेटरी सेहत ने एक नई फार्मेसी का भी इफ्तिताह किया, जहां से मरीजों को बआसानी अद्वियात मिल सकती हैं। और इसके अलावा नए सेक्रेटरी सेहत ने नए OPD रजिस्ट्रेशन काउंटर का भी इफ्तिताह किया। इन सहूलियात से RML अस्पताल में मरीजों को बहुत फ़ायदा होगा। काबिल ज़िक्र है कि RML अस्पताल की OPD में रोज़ाना 8 से 10 हज़ार मरीज इलाज के लिए आते हैं। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यह ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।